हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप लोग देख रहे हो वीआईपी एडवांस टेक। तो आप सभी का स्वागत है यार एसएससी जेईई की भोकाल सीरीज़ में। आज क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक रहेगा वो सीवेज सिस्टम एंड एयर पोल्यूशन रहेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सीवेज सिस्टम और एयर पोल्यूशन से बनने वाले जो भी एमसीक्यू हैं एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सभी डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 50 लेक्चर्स का, जो कि हमारी आज क्लास नंबर 10 है। इसमें हमने 10,000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने का एक टारगेट डिसाइड किया हुआ है, जिसकी जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट हैं, जिससे आप लोग को अपनी नॉलेज चेक करने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को बिना किसी डिले के। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन मैंने रखा हुआ है गाइज आपके लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक पूरा किया हुआ काम 50 आधे अधूरे काम से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ये बात यार जिसने भी कही है बिल्कुल सही कही है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि आपने कोई भी टारगेट डिसाइड किया, ठीक है, पर डे आपने टारगेट डिसाइड किया, तो होता क्या है कि जब आप पर डे कोई भी टारगेट डिसाइड करते हो फिर आप उसको नहीं कर पाते हो, तो होता क्या है कि उससे जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो हमको करना क्या होता है कि हमको क्या ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं डिसाइड करने होते, छोटे छोटे टारगेट डेली बेस पर डिसाइड करने होते हैं। और जैसे जैसे हम उनको अचीव करते रहते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या है कि 50 काम मत डिसाइड करो, सिर्फ एक काम डिसाइड करो और उसको कंप्लीट करो, तो वो कहीं ज़्यादा बेटर माना जाता है आप लोग का। और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी क्या होती है, की होती है सक्सेस की। तो यार उसी को अपना फॉलो करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, और देखिए एग्ज़ाम आप लोग का एक ना एक दिन निकल ही जाना है। तो चलिए शुरू करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स आर ऑफ्टन प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। देखिए होता क्या है, हमारे पास जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वाल्व पे क्वेश्चन बनता है और एक हमारा ट्रैप्स पे क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो एसएससी जेईई के बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, एक तो वाल्व पे और एक ट्रैप्स पे। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ट्रैप्स पे है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ट्रैप्स होता क्या है। तो देखिए ट्रैप्स का जो काम होता है हमारा, जो हम ट्रैप प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर हमारे पाइप, जहाँ पर जो हमारे पाइप हैं वो जॉइंट होते हैं, जहाँ पर दो पाइप एक दूसरे को जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं अपना ट्रैप्स, ठीक है। और इस ट्रैप्स का काम क्या होता है, जो भी हमारी फाउल गैसेज होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है पाइप के अंदर एंटर होने से। और ये अधिकतर कहाँ पर, एंड पर, ठीक है, एंड पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वो होते हैं हमारे ट्रैप्स। अब ये ट्रैप्स बहुत तरीके के होते हैं और जो भी होते हैं हम सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। तो आपको बताना है, अगर आपने ट्रैप्स पढ़ रखे हैं तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स जो होता है इसको हम कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को सही आंसर चूज़ करना है अपना। सिलज पाइप एंड फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथ पाइप पर आप लोग प्रोवाइड कराते हो। हाउस सीवर और म्यूनसिपल सीवर जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वहाँ पर आप प्रोवाइड कराते हो। वेंटिलेटिंग कॉलम एंड लेटरल सीवर जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड कराते हो। रूम और रूफ ड्रेन एंड अदर ड्रेन कमिंग फ्रॉम बाथ एंड किचन वहाँ पर प्रोवाइड कराते हो। तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ट्रैप्स तो मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स जो हमारा प्रोवाइड कराया जाता है वो प्रोवाइड कराया जाता है एट द जंक्शन ऑफ हाउस सीवर एंड म्यूनसिपल सीवर। यानी कि जहाँ पर हमारा हाउस सीवर और म्यूनसिपल सीवर का जंक्शन होता है वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपना इंटरसेप्टिंग ट्रैप। उसके बाद और कौन कौन से तरीके के ट्रैप्स होते हैं अब आप लोग पूछेंगे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक होता है हमारा गली ट्रैप्स, एक हमारे पास गली ट्रैप्स होता है, एक होता है हमारे पास नाहनी ट्रैप, ठीक है, ये हमारे पास होता है, और एक हमारे पास होता है एस ट्रैप, एस ट्रैप। अब देखिए जो एस ट्रैप होता है इसको हम सिंक ट्रैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर, सिंक ट्रैप भी बोलते हैं। अब देखिए सिंक ट्रैप जो होता है आप लोग का, ये अंडर द सिंक प्रोवाइड कराया जाता है। ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अंडर द सिंक जो प्रोवाइड कराया जाता है वो आप लोग का एश ट्रैप होता है। एक तो आप लोग को ये याद रखना। अब क्वेश्चन पूछेंगे सर गली ट्रैप्स कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो जहाँ पर हमारा रूफ का ड्रेन हो, जहाँ पर हमारा रूफ का ड्रेन हो और कोई भी किचन या बाथरूम का ड्रेन हो, तो उस जंक्शन पे जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो गली ट्रैप प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यही लिखा हुआ है, जहाँ पर रूम या रूफ का ड्रेन हो और कोई अदर ड्रेन हो रहा हो हमारा, तो वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और आता है हमारा, जो कि मैंने आपको बताया नाहनी ट्रैप। तो ये हमारा प्रोवाइड, ये जो प्रोवाइड कराया जाता है, जो हमारा सिलज होता है,
जो हमारा क्या होता है सिलज होता है, मान लीजिए कि आपका फ्लोर है, उस फ्लोर पे कोई सिलज है, या फिर रूम है उसमें कोई सिलज है, या फिर जो बाथरूम है उसमें कोई किसी तरीके का कोई सिलज है, तो उस सिलज को एडमिट कराने के लिए पाइप में एडमिट कराने के लिए जो प्रोवाइड कराया जाता है वो हमारा कौन सा होता है, नाहनी ट्रैप होता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट ट्रैप्स थे वो मैंने अभी सब आप लोग को बता दिए। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सब, क्या आप लोग का इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि गली ट्रैप है, ये मैंने आपको बता दिया, नानी ट्रैप है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, और जो एश ट्रैप होता है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से ऑप्शन है कि ए सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, या सी सही है, इस तरीके से हैं। तो अब हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक को लेकर के कुछ पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से बताना है कि सेप्टिक टैंक क्या होता है हमारा। सर एक सेटलिंग टैंक होता है, एक डाइजेशन टैंक होता है, एक एरिएशन टैंक होता है। विच ऑफ द एबव इज़ करेक्ट, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास सेप्टिक टैंक जो होता है वो हमारे पास एक एन एरोबिक, कौन सा होता है, एन एरोबिक टाइप का टैंक होता है। एन एरोबिक टाइप का टैंक होता है जो हमारे पास कौन सा होता है, सेप्टिक टैंक होता है। अब ये जो सेप्टिक टैंक होता है इसका काम होता है हमारा सेटलिंग टैंक होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसका होता कैसा है, ये हमारे पास एक सेटलिंग टैंक होता है, और सेटलिंग टैंक के साथ साथ एक डाइजेशन टैंक भी होता है। सेटलिंग टैंक के साथ साथ कैसा होता है, डाइजेशन भी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एन एरोबिक होता है, तो एन एरोबिक होता है मतलब एयर की प्रेजेंस तो होगी नहीं। अब जब एयर की प्रेजेंस नहीं होगी तो एरिएशन टैंक भी नहीं होगा, तो एक चीज़ तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन तो हमारे पास ये कट जाता है, अगर हमें इतना भी मालूम है तो। उसके बाद बचता है हमारा सेटलिंग टैंक और डाइजेशन टैंक। तो आप याद रखेंगे जो सेप्टिक टैंक होता है आपका वो सेटलिंग टैंक होता है, और डाइजेशन टैंक हमारा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को सेप्टिक टैंक से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। ये देखिए सारी चीज़ें हैं। अच्छा सेप्टिक टैंक होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, और इसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना यार, जो कि कितना होता है 12 से लेकर के 36 आवर तक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कुछ डायमेंशन होती हैं, जैसे कि क्या इसकी डायमेंशंस होती हैं। अगर बिड्थ की बात करें तो कितना होता है, 650 mm का होता है। लेंथ की बात करें तो जो बिड्थ होती है उसका लगभग 2 से 4 टाइम्स होता है। डेप्थ की बात करें तो 1 से लेकर के 1.3 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है। और कैपेसिटी की बात करें तो 1 मीटर क्यूब लगभग इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होता है। और अगर बात करें इसका डिटेंशन पीरियड जो लिया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो 24 आवर्स तक हम इसको लेकर के चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग को सेप्टिक टैंक से रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो टू द एवरेज डेली फ्लो फॉर स्मॉल सीवर एंड लेटरल्स अप्स टू से 0.25 mm इन डायमीटर इज़। देखिए यहाँ पे हमको पूछा है, एक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमसे पूछा है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज और एवरेज जो डिस्चार्ज होता है सीवेज का उसका रेशियो पूछा है, कितना होगा। कब पूछा है, जब हमारे पास क्या लेटरल्स अप सीवर है, कैसा है, लेटरल्स अप सीवर है। अब होता क्या है कि हमारे पास बहुत तरीके के सीवर्स होते हैं, और अलग अलग तरीके के सीवर्स के लिए जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है और एवरेज डिस्चार्ज है इसका जो रेशियो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो अभी हम क्वेश्चन में अगर बात करें तो लेटरल अप हमसे कहा है, और लेटरल अप भी कितना है, 0.25 मीटर इन डायामीटर है। तो हमको मैक्सिमम और एवरेज जो हमारा डिस्चार्ज होगा इसका रेशियो हमको पूछा है कितना होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका रेशियो जो होगा हमारा वो 4 होगा। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कितने तरीके के हमारे सीवर होते हैं और किसके लिए कितना कितना रेशियो होता है। अगर क्वेश्चन बना है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ तरीके के सीवर्स हैं, एक तरफ हमारे पास टाइप्स ऑफ सीवर हैं और एक तरफ हमारे पास रेशियो है, जो कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम डिस्चार्ज और एवरेज डिस्चार्ज का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहले ट्रंक मेन, अगर ट्रंक मेन है आपका और 1.25 मीटर इन डायामीटर है तो उसका जो रेशियो होगा वो 1.5 होगा। अगर मेंस अप है और 1 मीटर का है डायमीटर में तो कितना होगा, 2 होगा रेशियो। अगर ब्रांचेज अप है, ब्रांचेज वाला है और 0.5 मीटर डायमीटर है तो कितना होगा,
3 होगा रेशियो। और लेटरल एंड स्मॉल सीवर अप है और डाया कितना है 0.25 है, तो कितना होगा रेशियो 0.4 होगा, सॉरी कितना होगा 4 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो भी लेटरल वाला ही पूछा गया था, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगली बार हो सकता है कि आप लोगों से मेंस के लिए पूछ लिया जाए, ट्रंक के लिए पूछ लिया जाए, ब्रांचेस के लिए पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम mean velocity of flow through an open channel of circular cross section with diameter d, the depth of flow should be equal to। देखिए हमसे क्या है मैक्सिमम मीन वेलोसिटी, मैक्सिमम मीन वेलोसिटी होता क्या है कि जो हमारे पास सर्कुलर, जो हमारे पास क्या होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो सीवर होता है, ये दो कंडीशन को ध्यान में रख के डिज़ाइन करा जाता है। एक तो होता है मैक्सिमम मीन वेलोसिटी और एक होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज। किसके लिए होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए और मैक्सिमम मीन वेलोसिटी दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर मान लीजिए कि आपका क्या है कि जो इस तरीके का सीवर है जिसका जो डाया है वो कितना है कैपिटल डी है और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इसमें वो आपकी कितनी है स्मॉल डी है। तो अगर मैक्सिमम आपको डिस्चार्ज रखना है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, और अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी रखनी है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो दो कंडीशन हमारी बनती हैं, तो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात कर लेते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर आप बात करोगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी, जो आपका स्मॉल डी और कैपिटल डी है उसका रेशियो कितना हो जाएगा 0.81 हो जाएगा। 0.81 किसके लिए मैक्सिमम मीन वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम मीन वेलोसिटी के लिए। और अगर बात करेंगे मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए तो स्मॉल डी अपन कैपिटल डी का रेशियो कितना हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। तो ये दो कंडीशन हमारी बनती हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो इन्होंने कैपिटल डी लिया हुआ है, ध्यान से देखना डेप्थ ऑफ फ्लो जो है इन्होंने कैपिटल डी लिया हुआ है और स्मॉल डी आपका कितना है वो आप लोगों का डायमीटर ऑफ पाइप है। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो जो रेशियो आएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का 0.81 आएगा किसके लिए मीन वेलोसिटी के लिए। ये जो है इनके अकॉर्डिंग वो डेप्थ ऑफ फ्लो है और ये जो डी है स्मॉल डी वो डाया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए बात करोगे तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 0.95 आएगा। ठीक है, मैंने कैसे याद किया हुआ है इसको, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है कि जो हमारा जो सीवर है अगर उसका डाया कैपिटल डी है और डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है स्मॉल डी है, तो इसका जो रेशियो होगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का वो 0.81 होगा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, और स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का रेशियो जो होगा 0.95 होगा, 0.95 होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। इस तरीके से हमको ये याद रखने होते हैं। ठीक है, उसके साथ एक एंगल और हमारा होता है, तो ये एंगल भी आप लोगों को डिग्री में याद रखना है 128.75 डिग्री। ये एंगल भी हमारा पूछ लिया जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। और 154 होता है, यही एंगल हमारा 154 होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं सर्कुलर सीवर के लिए, जहाँ से बार बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, अ सैंपल ऑफ मिक्स्ड लिक्योर वाज फाउंड टू हैव सस्पेंडेड सॉलिड 4500 मिलीग्राम पर लीटर एंड आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट्स इन अ 1 लीटर सिलेंडर इट ऑक्यूपाइड 300 ml। द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, हमको स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बताना है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता क्या है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारा होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 ग्राम सॉलिड था। ठीक है, 1 ग्राम क्या था सॉलिड था, तो वो 1 ग्राम जो सॉलिड है वो 1 ग्राम सॉलिड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ml में, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 ग्राम सॉलिड कितना वॉल्यूम घेरता है ml में, किसके अंदर जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर विद इन टाइम 30 मिनट। ठीक है, ये 2-3 कंडीशन है। 30 मिनट के अंदर अंदर 1 ग्राम सॉलिड, 30 मिनट के अंदर अंदर 1 ग्राम सॉलिड कितने ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, कितने ml वॉल्यूम घेरता है, वो हमारी हो जाती है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हमारा ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स किसको बताता है, स्लज कंटेंट को बताता है।
किसको बताता है भाई? सिलज कंटेंट को ये बताता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो याद रखना सिलज वॉल्यूम इंडेक्स को कैलकुलेट करने की यूनिट क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताया कि कितने ml वॉल्यूम 1 ग्राम क्या है सिलज ऑक्यूपाई करेगा, तो ml अपॉन ग्राम क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन में बात करें तो कितने ml वॉल्यूम है हमारे पास? 300 ml वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है। और सिलज है कितना? सिलज है हमारे पास 4500 मिलीग्राम, ठीक है, इतने मिलीग्राम पर लीटर है। तो हम इसको क्या करेंगे? मिलीग्राम पर लीटर को हम किस में कर लेंगे? ग्राम में। तो 1000 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3000 अपन 45 आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 66.67 आ जाएगा, यानी कि अगर आप बात करो तो लगभग 67, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बाकी क्या होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने आप लोग को समझा दिया। देखिए ये आप लोग का कंसंट्रेशन ऑफ स्लज के बारे में बताता है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर आ गया है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एयर पोल्यूशन से है। किससे? एयर पोल्यूशन से। और एयर पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो एसएससी जेई के सिलेबस में कवर किया गया है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द गैस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक एंड हाई मोर्टेलिटी रेट्स कोज्ड बाई इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर से इनकम्प्लीट कम्बिशन हुआ है तो उस केस में जो हमारी कौन सी गैस है जो रेस्पॉन्सिबल होती है हार्ट अटैक के लिए और हाई मोर्टेलिटी रेट के लिए? ये हमारे पास कुछ गैसेज हैं, इनमें से आप लोग को बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है N2O। ठीक है, तो इनमें से आप लोग को बताना है कौन सा होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है आप लोग की हार्ट अटैक के लिए और हाई मोर्टेलिटी रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बाकी और मैं आप लोग को बता देता हूँ इनके बारे में। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है आप लोग की, ये आप लोग की CNS एंड कार्डियोवैस्कुलर डैमेज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। और अगर बात करें हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस होती है, वो रेस्पिरेटरी एंड CNS इन्वॉल्वमेंट एंड आई इरिगेशन के लिए भी आप लोग की रेस्पॉन्सिबल होती है। और एक होती है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उसकी वजह से क्या होता है? डैमेज हो जाता है लीवर, लंग्स एंड स्प्लिन एंड ब्लड। ये हमारा किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और एक है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये किसके लिए होती है? रोटन एग स्मेल, इसमें से एग की स्मेल आती है। इरी आइट्रेशन सॉरी इरिटेशन ऑफ आई हो जाता है, इरिटेशन है, इरिटेशन ऑफ आई हो जाता है। और हेडेक हो जाता है, और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जैसी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो भी अफेक्टेड इससे होता है। तो ये एयर पोल्यूशन से क्या है, क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट होते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, वो कैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वहाँ से करके एक क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको और भी अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्लज डाइजेशन। हमको बताना है स्लज डाइजेशन को लेकर के इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 4 पॉइंट हमारे पास हैं, इन चारों में से हमको बताना है कि स्लज डाइजेशन को लेकर के इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डाइजेशन पीरियड होता है, डाइजेशन पीरियड होता है थर्मोफिलिक डाइजेशन इज़ 30 डेज़। क्या उसका जो हमारा डाइजेशन पीरियड होता है वो 30 डेज़ का होता है? देखो भाई यही ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है स्लज का जो डाइजेशन होता है पीरियड वो कितना होता है? 7 to 10 डेज़ का होता है। कितना होता है? 7 to 10 डेज़ का होता है। तो उसने इनकरेक्ट ही हमसे पूछा था, तो आंसर तो हमारा ए हो गया। बाकी को हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें जो आप लोग का जिसका आप डाइजेशन करने वाले हैं उसका pH वैल्यू 6.8 से 7.2 के बीच होना चाहिए। और जो डाइजेशन है वो डेस्ट्रॉय होना चाहिए। उसमें डाइजेशन में क्या होता है? डेस्ट्रॉय हो जाते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वही होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो डिजीज़ कॉजेज़ होते हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैलती हैं, वो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी इसमें किल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आर द इम्पार्ट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ इन स्लज। और ये जो गैसेज हैं, जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, तो ये क्या करते हैं, जो भी स्लज में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं उनको फूड की तरह काम करते हैं, उनके ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट तो आप लोग के नीचे वाले सही हैं, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट आप लोग का गलत हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। द COD and BOD5 ratio of two wastewater sample from different source was measured as 1.5 and 3। देखिए आपने COD और BOD5 का रेशियो लिया, एक सोर्स से रेशियो लिया तो 1.5 आया, दूसरे सोर्स से रेशियो लिया तो कितना आया, 3.0 आया। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन में बी अराइव्ड। ये कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, इन पॉइंट से रिलेटेड हमको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट आप लोग का, कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके रिलेशन से क्या होता है। देखिए एक होता है BOD और एक होता है COD। आप लोग की अगर हम बात करें COD क्या होता है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को ऑक्सीडेशन करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। लेकिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जो भी केवल और केवल बायोलॉजिकल, हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या कंपाउंड्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो अगर हम बात करें अब किसकी, COD और BOD की, तो अगर आपको मान लीजिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर निकालने हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अगर निकालने हैं तो वो COD माइनस BOD करके कैलकुलेट करे जाते हैं, क्योंकि BOD तो केवल और केवल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बायोडिग्रेडेबल के लिए, और COD किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बायोलॉजिकल एंड जो आपके नॉन बायोलॉजिकल होते हैं दोनों के लिए। तो अगर दोनों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसमें से अगर बायोलॉजिकल वाला आप माइनस कर दो तो बाकी कौन सा बचेगा, नॉन बायोलॉजिकल ही तो बचेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही तो बचेंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका COD बहुत कम है, अगर COD कम है तो COD कम होने की वजह ये होती है कि उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कम होंगे, और अगर COD ज़्यादा है तो उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भी ऑर्गेनिक मैटर जो वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये COD के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए कि COD और BOD, COD और BOD की अगर हम रेशियो की बात करें तो अगर COD BOD रेशियो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने ही हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और अगर ये अगर ये ज़्यादा होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा होगा तो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इनमें रिलेशन होता है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में यही लिखा हुआ है, द सैम्पल विद लोअर COD अपॉन BOD5 रेशियो, अगर ये लोअर होगा तो हाइयर क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या होंगे, हाइयर होंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना, COD BOD का क्या रिलेशन होता है। बाकी आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, क्या COD BOD होता है, क्या इसका रेशियो वगैरह होता है, ये सब रिलेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड प्लान साइज ऑफ स्क्वायर सेडिमेंटेशन टैंक। हमको सेडिमेंटेशन टैंक का प्लान का बताना, साइज यानी कि एरिया हमको बताना है। गिवन दैट द इफेक्टिव डेप्थ, हमको डेप्थ दी हुई है 3 मीटर, और जो रेट है, फ्लो रेट है हमको वो कितनी दिया हुआ है, 40 mld दिया हुआ है, और जो लोडिंग रेट है सरफेस लोडिंग रेट वो कितनी है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे है, सही। और हमको एरिया बताना है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि सरफेस जो लोडिंग रेट होती है होती क्या है, यानी कि SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये किसके बारे में बताती है, ये कुछ भी नहीं बताती, ये सिर्फ और सिर्फ सेटलिंग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। जो भी सॉलिड्स हैं उन सॉलिड के सेटलिंग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है कि उनको कैसे सेटल होंगे या किस वेलोसिटी से वो सेटल होंगे। वो हमारी कौन सी होती है, सरफेस ओवरफ्लो रेट होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो SOR को कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास डिस्चार्ज है अपॉन प्लान एरिया, डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है सर इसकी, तो यूनिट हम निकालते हैं लीटर पर मीटर स्क्वायर
पर डे में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास कितनी दी हुई है, 1 लाख दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 1 लाख को। और साथ में हमारे पास क्या डिस्चार्ज कितना दिया और 40 ml, तो हम इसको किस में कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई करके, और एरिया हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया 50, तो ए बराबर कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर आ गया, और ए की वैल्यू 400 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 20 × 20, तो 20 × 20 लिख सकते हैं। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को SOR मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया है और यहाँ पे 400 हमारा आ गया, और जब हम इसको y में निकालेंगे तो 20/20 का हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। वन साइड इसकी 20 होगी और दूसरी साइड भी 20 होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा इन्वायरमेंटल ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हम कम पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि लो वेटेज का होता है लेकिन इस बार इन्होंने लो वेटेज का मान के गलती करी थी, 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो अब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि आप आपको कम इंपॉर्टेंस दे करके सब्जेक्ट को और एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इरिगेशन, हाईवे और एनवायरनमेंट अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यार, करते रहिए और बताते रहिए कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।